आइए, हम लोगों ने ईबीसीएल में पार्ट बी पढ़ लिया था। हमारा हमला किस पार्ट पे था? पार्ट सी पे। और पार्ट सी में हम लोगों ने 3 चैप्टर को एक कैटेगरी में रखा था, रिलेटेड कैटेगरी में रखा था। कौन कौन सा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन और रेरा। बेनामी ट्रांजैक्शन भी हमने पढ़ लिया है, हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया है। अब जरा हम आते हैं किस पे? रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसको शॉर्ट में रेरा कह देते हैं, अथॉरिटी के नाम पे कह देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल इन नेचर है, कंप्यूट थ्योरी है। जैसे आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में देखा था, बड़े सारे डॉक्ट्राइन वगैरह थे, अगर कुछ ध्यान हो, और मैंने आपको बताया था उन डॉक्ट्राइन को उनके नाम से याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसके जिस्ट आपको पता हो कि भाई अगर 2 प्रॉपर्टी है, दोनों एक प्रॉपर्टी है, उस पर 2 बार चार्ज क्रिएट कर दिया है, तो ऐसे केस में पहले वाले का पहले राइट होगा, बाद वाले का बाद में आएगा। लेकिन नाम क्या है? गुड, डॉक्ट्राइन ऑफ मार्शलिंग। तो कह रहे हैं कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहा गया उसमें जो है वो राइट भी है, ऑब्लिगेशन भी है। आप कहते हैं मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूं, राइट एंजॉय करूंगा, ऑब्लिगेशन छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। ये आपको पता है। इसको क्या बोलते हैं? कौन सा डॉक्ट्राइन? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन। अगर एग्जाम पास करना है, सीएस बनना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4 साल बाद नहीं होगा, यानी अगर अभी ध्यान नहीं है तो फिर कभी वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपने पढ़ा उसके बाद ठीक रिवाइज कर लेंगे तो याद रह जाएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। यानी कि उसमें मैंने आपको बताया था कि ये सब टेक्निकल चीजें, अभी जिस भी दौर में हम गुजर रहे हैं पार्ट सी में, इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। टेक्निकलिटी के लिए फेमा तैयार बैठा है, दही बना देगा दिमाग का, लेकिन उससे पहले थोड़ा दूध ही पी लेते हैं, तब दही जमाते रहेंगे। इसीलिए हम लोग अभी इसमें पार्ट सी में हैं। तो यहाँ पे जो भी पार्ट है इसमें अभी फिलहाल टेक्निकलिटी रेरा में नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हमें याद रखना था ये इसके बेसिस पे ये है, ये वाला डॉक्ट्राइन ये कहता है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें जाएंगी, लेकिन इसमें है क्या वो समझिए। लेकिन जो चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसमें अपना ही एक दुख है, और वो दुख है कि इसमें जब आपसे क्वेश्चन पूछते तो वो चाहते पॉइंट वैसे ही उनको मिले, क्योंकि चीजें आसान है ना, टेक्निकलिटी है नहीं कि आप लैंग्वेज को ज्यादा घुमाइए। तो ये चाहते हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करें। तो इस एक्ट में हमें पढ़ना क्या है और कैसे ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे, जानते होंगे, लोग बताते होंगे, या हो सकता है भगवान ना करे ऐसा हुआ आप विक्टिमाइज भी हुए होंगे कि आपने एक मकान खरीदना चाहा, उसके लिए पैसे दिए और अभी तक आपको पोजीशन नहीं मिला, या लोगों ने पैसे दिए उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला। बड़े लुभावने लुभावने वादे किए जाते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा बातों को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कहानी समझ लीजिए, बाकी सारा इसमें थ्योरी है। कहा गया कि बड़े लुभावने लुभावने जो है वो एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं कि फलाना डीएलएफ सिटी, तो जो है वो आम्रपाली ये होम, तो आपका जो है वो इस तरह का ये टाउनशिप, फलाने जगह द्वारिका में टाउनशिप, तो गुड़गांव में ये, और वहां पे कहा जाता है कि आप फ्लैट लें, आपको जो है वो सन फेसिंग, तो मून फेसिंग, तो स्टार फेसिंग आपका जो है वो बालकोनी होगा, आपको जो है वो स्विमिंग पूल मिलेंगे, तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, प्लेग्राउंड मिलेगा, पार्किंग मिलेगा। पहले मिल तो जाए कुछ, वो मकान ही मिल जाए 2 BHK का, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर मिल भी रहा है तो वो सारे चीज नहीं मिल रहे जो हमें क्या किया गया था, बताया गया था, दिखलाया गया था। कहा इन चीजों के लिए कोर्ट चले जाएंगे, इसके लिए अलग से जो है वो पैतरा करने की क्या जरूरत है। कहा बिल्कुल, फिर वही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और इंसान बन गया तारीख। और जब तक आपके बारे में फैसला आएगा तब तक आप नहीं होंगे, अगला जनरेशन होगा जो उस मकान में इन कर रहा होगा। कहा गया फिर करें तो क्या करें। कहा 2 बातें, ध्यान से सुनिएगा। पहला, ऐसा हो ही ना, मतलब कहा गया कि ऐसे हादसे हो ही नहीं। कहा हादसा का मतलब, कहा कि वो सारे लोग जो रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं उन लोगों को लाइसेंस ही ना मिले इस तरह के काम करने का। और जब भी वो कोई भी एडवर्टीजमेंट दे, किसी को भी कोई ऑफर दे, तो इस चीज को चेक करने के लिए अथॉरिटी हो, और वो अथॉरिटी जब उस चीज को चेक करे तभी एडवर्टीजमेंट हम तक पहुंचे, वरना एडवर्टीजमेंट ही ना आए। कब बड़ी अच्छी बात है भाई, जब कोई चीज कोई लॉन्च ही नहीं कर सकता है, हमारे आप तक एडवर्टीजमेंट ही नहीं पहुंचा सकता है, तो बैठे बैठे आपको पता चल रहा है कि कौन सा जो है वो बिल्डर नया फ्लैट बनाने वाला है? नहीं, कहीं ना कहीं आप बोर्ड देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐड आता है, टीवी पे ऐड आता है, मोबाइल पे आता है, कहीं और आता है। कहा गया ये सिर्फ और सिर्फ
ऑथराइज जो है वो ऑथोरिटी के द्वारा होना चाहिए। मतलब मैं बनाना चाहता हूं मकान, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रहा हूं, मैं बनाना चाहता हूं मकान, मैं जो है वो एक टाउनशिप डेवलप करना चाहता हूं, 200 फ्लैट उसमें होंगे, मैं एडवर्टीजमेंट देना चाहता हूं कि लोग आए पैसे दे, फेज वाइज मैनर में काम होता जाएगा, फेज वाइज मैनर में आप क्या देते जाएंगे, पैसे देते जाएंगे, और हम जो है वो चीजों को बना करके आपको इतने साल के भीतर दे देंगे। अब इसके लिए सबसे पहला काम कहा गया कि मुझे अपने आप को, मेरे दिमाग में ये बुद्धि आया कि मुझे 200 जो है वो फ्लैट वाला एक मकान बनाना है, अपार्टमेंट बनाना है। सबसे पहला चीज, मुझे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। मुझे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर, सिर्फ इस चीज के लिए कि मैं ये काम करना चाहता हूं। ठीक, मैं तो बनाने वाला हो गया, जिसको प्रमोटर कहते हैं। लेकिन क्या मैं अकेले सारा फ्लैट बेच दूंगा? आप रियल एस्टेट एजेंट का नाम सुनते होंगे, जिसको प्रॉपर्टी डीलर कह देते हैं। वो लोगों तक पहुंच करके क्या कर रहा है, लोगों को बता रहा है बहुत मस्त प्रोजेक्ट आ रहा है, एकदम दमदार है, बहुत सस्ता मिल रहा है, समझो कौड़ी के भाव में, लगा दो पैसे, चांदी है। अब उसको क्या बताएं कि यहां पे तो पीतल भी नहीं है। अब अगर ऐसा है तो कहा गया कि उसे भी बोलो पहले क्या लेने के लिए, रजिस्टर करने के लिए अथॉरिटी के पास, तभी जाकर के वो रियल एस्टेट एजेंट कहलाएगा। नहीं तो वो किसी को ऑफर ही नहीं दे सकता। मकान वो नहीं बना रहा है, वो तो समझिए मीडिएटर, इंटरमीडिएरीज है, जो कि रियल तरीके से पैसे लेगा प्रमोटर से कि मैं आपके मकान बिकवा दूंगा, और आपसे लेगा क्योंकि आपको मकान दिलवा देगा। बोला ये सब तुम ले सकते हो, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को रजिस्टर तो कर ले, हम देख तो ले कि आप कितने लायक हैं या नालायक हैं। लोगों को ठगने के लिए आप बने हैं। ऐसे ही प्रमोटर, ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर और बाकी सारे जो है वो ब्रोकर मिलकर के लोगों को लूटने वाले हैं, और यही तो हुआ भी है। प्रमोटर ने भी जो है पैसा लेकर के रख लिया, मतलब बिल्डर बनाने वाले, और इधर जो है वो रियल एस्टेट एजेंट भी दमदार जो है वो प्रचार कर रहे। सबके घर भर गए, लोगों ने जो पैसे दिए उनको घर ना मिला। एक तरफ वो ईएमआई दे रहे हैं, एक तरफ जो है वो रेंट दे रहे हैं, रेंट के मकान में रह रहे हैं। सोचा था कि वो रेंट के जो है वो पैसे से ईएमआई चला जाएगा, दो तरफा मार पड़ रहा है। अब ऐसे में कहा गया कि किया जाए, तो मैंने बताया 2 स्टेप। पहला, इन लोगों को बोलिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और अथॉरिटी बनाइए, और कानून सख्त बनाइए, और इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनाइए। ये नहीं कि फिर वही सारे कोर्ट जिनके पास समय ही नहीं है। भगवान के लिए फैसला करने के लिए तो देखिए कितने साल लग गए। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद, भगवान और खुदा के बीच की लड़ाई, इंसान कर रहा है उस पर फैसला। घोर कलयुग, तभी तो कह रहे हैं दुनिया का अंत होने वाला है। कहते हैं कि जब इंसानों के बस में कुछ ना हो तो हम जो है वो पहुंचते हैं इबादत के लिए, पूजा पाठ के लिए, मंदिर मस्जिद जाते हैं और कहते हैं भगवान इस चीज को कर दीजिए, जिस भी धर्म को हम माने। अब सोचिए क्या जमाना आ गया कि भगवान जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि अब तो मेरा न्याय करो। वो मेरा है या उनका है, भगवान का है या खुदा का है? थोड़ा भगवान का है, थोड़ा खुदा का है, पूरा खुदा का है, पूरा भगवान का है। क्या मस्त सिचुएशन है, जरा आप सोचिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख से 8 तारीख तक जो है वो हॉलिडे है, रामनवमी के अवसर पे। फिर जो है वो दीपावली में छुट्टी है 23 तारीख के आसपास। छुट्टी का वजह लिखा हुआ है, बताना पड़ता है, क्योंकि जो है वो राम और रावण के बीच लड़ाई चली थी और वो विजयी हुए थे, इसीलिए दीपावली में विजय होकर के आए थे अयोध्या, इसीलिए। मतलब छुट्टी उन्होंने दे दिया है, लेकिन उन्हें भी तय करना है कि क्या सही में राम थे, इसका फैसला वो कर रहे हैं। और इन चीजों के लिए छुट्टी भी अनाउंस हो रही है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा इतने दिन के लिए। तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन चल रहा होता है बड़े सारे जगहों पे। कहा कि अगर इन्हीं जगहों पे हम ये मामले भी लेकर के चले जाएंगे तो फिर इतना समय और लग जाएगा। कहा फिर किया जाए, कहा गया कि इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनाओ और अलग से कोर्ट जैसा बनाओ, जिसको क्वासी या क्वासाई कोर्ट कहते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिब्यूनल वगैरह के बारे में पढ़ा था कि जब हम स्पेशल कोर्ट और क्या बनाते हैं, कोई ट्रिब्यूनल बनाते हैं, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपलेट ट्रिब्यूनल बनाते हैं, तब हमने कहा कि हम 2 तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। एक तो कानून बना करके पहले सबको बोलेंगे अपने आप को रजिस्टर्ड करो, और रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं होनहारों को देंगे जिनका पहले से कोई गड़बड़ घोटाले का जो है वो रिकॉर्ड ना हो और जिनके पास एक्सपीरियंस और तजुर्बा हो, दोनों ही बातें। कहा गया ठीक है। और दूसरा कहा कि ये होनहार लोग जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसके बाद अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जो देंगे वो हमारे वेबसाइट से देंगे।
तो ऐसे नहीं कि कहीं पे भी दे दिया, पहले हमारे वेबसाइट से एडवर्टीजमेंट देंगे, वो एडवर्टीजमेंट अप्रूव्ड होगा तब कहीं और देंगे। और लोगों को भी बोला कि किसी भी जगह पे मत जाइए, हमने एक चैनल बनाया हुआ है, हमारे पोर्टल पे आकर के देखिए, जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है वो पक्का फेक है, क्योंकि सबको हमारे पोर्टल पे रजिस्टर होना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, कितने दिन में पोजीशन देंगे ये बताना पड़ेगा, क्या फैसिलिटी है बताना पड़ेगा। और अगर कोई यहां नहीं बता करके कहीं और से जा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्या है, फेक है। भाई इसके बाद तो अपनी आंखें खुली रहिए, रखिए, या वो आपको सब कुछ करके दे दे अथॉरिटी। आप हर जगह सुनते हैं अथॉरिटी का काम चीजों को प्रोवाइड कराना है। अगर कोई पूरे तरह से नालायकी पे उतर गया कि नहीं मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे बस अच्छा मकान दिला दो, तो ऐसे तो भगवान भी नहीं करते। वो भी कहते हैं कि थोड़ा ढंग से बैठो, आगे में अगरबत्ती जलाओ, ये करो वो करो, और उसके बाद मेरी आराधना करो। आपको ही मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हम पढ़ेंगे ही नहीं, उसके बाद बस पास करा दो। तो है फिर उसका तरीका, सबसे ऊंचे वाले इमारत से जाकर के जंप लगाएंगे तो पास फेल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यही चीज किसने कहा? रेरा ने कहा कि हम अथॉरिटी बने हैं, हम एक्ट बना रहे हैं, और इस एक्ट के जरिए हम क्या करने वाले हैं? इस एक्ट के जरिए हम उन दोनों लोगों को कंट्रोल करने वाले जो आपको जो है वो चीजों को प्रोवाइड करेंगे, और आप खुद जो उन चीजों को लेने जा रहे हैं। कह रहे हमारे ऊपर भी रूल? कहां जी, आपके ऊपर भी रूल। आपको जिस समय जो पैसे देने, अगर वो देंगे नहीं तो प्रोजेक्ट कैसे तैयार होगा? आप 4 लोगों ने शुरू में पैसे दे दिए, अब नहीं दे रहे। हमने तो आपके पूरे पैसे को लेकर के सोचा ना कि 1 फ्लोर बनेगा फिर इतना दीजिए, फिर 2 फ्लोर तो इतना दीजिए, 2 फ्लोर बनने के बाद आपने देना बंद कर दिया। कहा आपके लिए भी फिर रूल बनेगा, वो पैसे फॉरफिट होंगे, किसी और को इनवाइट हम करेंगे कि उनके पैसे इतने हैं, उसमें से हम आपको थोड़े पैसे रखेंगे, काटेंगे, जो करना है रूल होगा, बाकियों को इन कराएंगे नहीं, तो फिर प्रोजेक्ट कैसे बनेगा? का इन्हीं चीजों के लिए गाइडलाइन दिया हुआ है। प्रमोटर का क्या क्या ऑब्लिगेशन है ये दिया हुआ है। मकान के केस में जो है वो आपका जो है वो कंप्लीट एरिया क्या होता है, कंप्लीट प्लान एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, इन कुछ कुछ चीजों को जानेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने आपको कहा कि मकान में कारपेट एरिया इतना रहेगा। अब पहले हम जान तो ले कि कारपेट एरिया में क्या क्या एरिया शामिल होता है। टोटल एरिया इतना रहेगा, पार्किंग जो है वो प्लान एरिया का पार्ट होता है, तो प्लान एरिया कितना रहेगा। इन बातों को, प्रमोटर के क्या क्या काम है, प्रमोटर कैसे रजिस्ट्रेशन कराएगा, रियल एस्टेट एजेंट कौन है, रियल एस्टेट एजेंट कैसे अपने आप को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, हमारे और आपके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन है, और राइट्स भी हमारे क्या क्या हैं, कि हमें इतने दिन में नहीं मिला तो हमारे पास क्या राइट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर हमें चीजों को दिया तो गया टाइम पे, लेकिन वो सारा चीज नहीं दिया गया तो उस केस में कितने दिनों के भीतर आप रिक्वेस्ट करेंगे और कितने दिन के भीतर वो उन्हें आपको करके देना रहेगा। बस यही बातें हमें जाननी है। और उसके बाद अगर नहीं किया तो पेनल प्रोविजन। तो देखिए ये पूरी कहानी अगर ये आपके ब्रेन में है तो आगे जो हम करने जा रहे हैं, मैंने पहले ही बोला, वो थ्योरी इन नेचर, क्योंकि प्रमोटर के ऑब्लिगेशन 2-2, 3-3 पेज में, उसमें से 6 लाइन आपको एग्जाम में प्रोड्यूस करने हैं। ब्रोकर के जो है वो क्या क्या जो है वो आपके जो रियल एस्टेट एजेंट है, आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, कहाँ पे चीजों को रजिस्टर्ड करते हैं, स्टेप वाइज क्या प्रोसेस है अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, ये सब आपको जानना है। शुरू करें जानना। बात समझ में आई क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये बात जरूर ध्यान रख रखिए, ये आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। अदरवाइज जो बता रहा हूं अगर आप यहां से भी सुनना शुरू करते तो बात तो समझ में आता, लेकिन फिर मैंने बोला ना एक फील फैक्टर कि मजा नहीं आ रहा होता कि ये कर क्या रहे हैं, कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज दिया हुआ ऑब्जेक्टिव। अब मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि एग्जाम में अगर पूछे कि रेरा एक्ट का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है तो हम आसानी से क्या कर सके, लिख सके। लेकिन सही में बताइए, कहीं ना कहीं जो हमने इतना सारा कुछ जो सुना, क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव और सेलिएंट फीचर ऑफ दिस एक्ट निकल के नहीं आ जाएगा? लेकिन फिर ये इसीलिए लिखा है ताकि जब आप चीजों को पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, तो आपको सेंटेंसेस दिमाग में आए ताकि एग्जाम में क्या कर सके, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख सके। सेलिएंट फीचर और ऑब्जेक्टिव ये दोनों आपका जो है वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। कहा कोई बात नहीं है, मिक्स हो जाएगा तो हम लिख देंगे सेलिएंट फीचर यानी खास बातें। कहा कि खास बातें भी वही होंगी जो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। कहा बिल्कुल, आप इसको मिक्स हो रहा है तो मिक्स होने दीजिए। अब इसमें कह रहे हैं कि भाई क्या मेन इसका एस्पेक्ट हुआ, अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अलॉटी एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। कह रहे कि प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, फेयर प्ले, रिड्यूस फ्रॉड एंड डीले।
इंट्रोड्यूस प्रोफेशनलिज्म एंड पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन, यानी सारे के सारे इंडिया में एक जैसा नियम रहे, किसको लेकर के, रियल एस्टेट की चीजों को लेकर के। इस्टेब्लिश सिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रमोटर एंड अलॉटी, अलॉटी हम और आप हुए जो लेने जा रहे हैं, प्रमोटर वो हुआ जो हमें ऑफर दे रहे हैं। इम्पोजिंग सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ, किनके ऊपर, प्रमोटर एंड अलॉटी। आप देखिए जो हमने बातचीत की है बस उसी को क्या किया गया है, लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया है। रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म टू इन्फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने कहा देंगे वो आप हमें दीजिए, जिस तरह का कहा उस तरह का मकान दीजिए। इस्टेब्लिश फास्ट ट्रैक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जल्दी हो, कोर्ट में नहीं जाना पड़े। प्रमोट गुड गवर्नेंस टू क्रिएट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ऑब्वियस सी बात है अगर ऐसा होगा तो जो लोग हैं वो क्या करना चाहेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। कहा सेलिएंट फीचर, यही सारे चीज किस में आ गए आपके, सेलिएंट फीचर में आ गए कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए जो इन चीजों को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। इंश्योर सेल ऑफ प्लॉट, अपार्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एज द केस में बी, और सेल ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन एन इफिशिएंट एंड विच मैनर, ट्रांसपेरेंट मैनर। इंश्योर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन रियल एस्टेट सेक्टर, बाकी चीजों में नहीं है, आपने कोई और सामान लिया नहीं, किसके लिए यह है, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है। Establish an adjudicating mechanism for speedy redressal, किसके जरिए भाई, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो यहां अथॉरिटी होंगी जो चीजों को करेंगे। रेगुलेट ट्रांजैक्शन बिटवीन बायर्स एंड प्रमोटर्स। इस्टेब्लिश स्टेट लेवल रेगुलेटरी बॉडी कॉल रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पे भी बना है ये, सेंट्रल एडवाइजरी के बारे में देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके बदले में कौन जा सकता है यहाँ, CA में, सिर्फ एडवोकेट नहीं। पहले याद कीजिए हम लोग जब पढ़ते थे हर जगह लॉ में सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट जा सकते थे, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि यहां आप जा सकते हैं। इम्पोज स्ट्रिंजेंट पेनल्टी, किसके ऊपर, प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड इम्प्रीजमेंट। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा चीज है जो हम लोगों ने अभी कहानी में डिस्कस नहीं किया, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको यही सारे चीज किस में होने चाहिए, पॉइंट में होने चाहिए। और चूंकि रिकॉल करने के लिए ये जरूरी है इसलिए लिख दिया गया कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे सारी बातें रिकॉल हो जाएगी और उसको पुट कर सकते हैं। भाई क्या एडवांटेज है, लिटिगेशन कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि आपने गाइडलाइन बना रखे हैं कि उसी के अकॉर्डिंग कोई जो है वो रियल एस्टेट में आ सकता है, तो फ्रॉड कम होगा तो लिटिगेशन क्या होगा, कम होगा। इंक्रीज FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बताऊंगा बहुत डिटेल में फेमा जब पढ़ाऊंगा। इंडिया के बाहर से भी लोग क्या करेंगे, तब इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि नहीं इस मार्केट में फ्रॉड नहीं होता है, इसके लिए अलग से अथॉरिटी बना हुआ है, अगर गड़बड़ घोटाला हुआ तो फटाक से रिड्रेसल हो जाएगा। कस्टमर मैनेजमेंट, यानी कि यहां पे जो है वो आपके चीजों को सही तरीके से मैनेज किया जाता है, मतलब आपने जो बोला है वो आपको मिलेगा, रिड्रेसल सिस्टम है, तो कस्टमर के लिए ही तो ये सारा मैनेजमेंट है जो रियल एस्टेट में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके नहीं करने पे फाइन पेनल्टी बहुत ज्यादा है। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है। एग्रीमेंट फॉर सेल, सिंपल सा मतलब है आपने वादा किया है कि आने वाले दिनों में मैं आपको चीज दूंगा, तो क्या कहलाता है, एग्रीमेंट फॉर सेल। अभी नहीं दिया, वादा कर रहा हूं कि 3 साल बाद या 2 साल बाद आपको प्लॉट दे दूंगा, ये क्या है, एग्रीमेंट टू सेल, जिसके बेसिस पे आप पैसे ले रहे हैं। अलॉटी, हम और आप जिन्होंने किसी भी तरह के रियल एस्टेट में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया, चाहे प्लॉट लेने के लिए, चाहे अपार्टमेंट लेने के लिए या फ्लैट लेने के लिए, जिस भी तरीके से लेने के लिए, क्या वो क्या कहलाएगा, अलॉटी कहलाएगा। कारपेट एरिया उस एरिया को कहते हैं जिसमें आप एक्सटीरियर वॉल को छोड़ दीजिए, वो कारपेट एरिया कहलाता है। जैसे ये मकान अगर बना हुआ है तो इसके जो है वो उस तरफ ऑब्वियसली 10 और 20 इंचेस के क्या लगे हुए हैं, 10-20 इंचेस के जो है वो वॉल है। कहा गया कि हम वो एरिया नहीं लेंगे, हम कहां से लेंगे, यहां से भीतर लेंगे। लेकिन अगर रूम के डिवीजन के लिए आपने बीच में 5 इंच की या 10 इंच की कोई दीवार खड़ी की तो वो भी आएगा। यानी कि आउटसाइड वाले वॉल को छोड़ करके जो बाकी भीतर का हिस्सा है वो किस में आता है, कारपेट एरिया में। उसी में आपने वॉशरूम बनाया है, किचन बनाया है, तो बीच में तो वॉल आ रहे होंगे, तो कहा गया कि बस इस एरिया को आप छोड़ दीजिए, इसके भीतर जो भी कंस्ट्रक्शन है, रूम है, तो देखिए ये भी एरिया आएगा कारपेट एरिया में। कौन सा, क्योंकि यहां आपने गेट लगाया है और चारों बगल वॉल है। फिर आप यहाँ पे जो है वो एक गेट लगाया और ये है, यहाँ पे आपने वॉशरूम बनाया या जो भी बनाया,
कह रहे ये सब इसका पार्ट होगा। किसको छोड़ करके? ये जो वॉल का थिकनेस है इसको गायब कर दीजिए, इसके इधर वाले एरिया को कारपेट एरिया। कॉमन एरिया कहा गया कि कॉमन एरिया वो एरिया है जिसका इस्तेमाल सारे के सारे लोग करते हैं जो भी वहां रहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ही आप ऊपर जाते हैं, आप भी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे जो है वो लोगों का ऑफिस है वो भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहा कि वो एरिया जो फायर एक्सटिंग्यूशन के समय यूज होता है, जो सीढ़ी वगैरह हो गया, पार्किंग जैसा चीज हो गया, या फिर जो है वो कॉमन सिटिंग प्लेस है, वो क्या कहलाता है हमारा? वो कॉमन एरिया। वो एरिया जो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर प्लॉट में सारे लोगों के लिए, वो क्या कहलाया? कॉमन एरिया। हो सकता है उस कॉमन एरिया का यूज किसी के लिए थोड़ा ज्यादा हो, किसी के लिए कम। जैसे सीढ़ी का इस्तेमाल सबके लिए बराबर होगा, लेकिन शायद पार्किंग एरिया जो है वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो, किसी के लिए क्या हो सकता है? कम हो सकता है। आपको बाइक पार्किंग मिला हो और किसी को क्या मिला हो? किसी को जो है वो गाड़ी की पार्किंग मिली हो। लेकिन सीढ़ी पे ये नहीं बोला जाता है कि आप सीढ़ी पे ऐसे ऐसे करके चलेंगे और दूसरे जो है वो ऐसे करके चलें, कहा नहीं। यानी कि कॉमन एरिया वो एरिया है जिसका इस्तेमाल सारे लोग करते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह लगाने का एरिया, ये सब किस में आता है? कोई भी गैस प्लांट लगाया, सैनिटेशन के लिए कुछ लगाया, वो सारे आते हैं कॉमन एरियाज में। वाटर टैंक, मोटर, पंप, ये सब क्या हो गया? कॉमन एरिया हो गया। प्लानिंग एरिया, पूरे के पूरे जो है वो आपके प्लानिंग, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो आपका स्विमिंग पूल हो, चाहे बच्चों का प्लेग्राउंड हो, चाहे आपका मकान, वो फ्लैट जिसमें आप रह रहे हो, ये सब मिलकर के जो है वो कहलाता है प्लानिंग एरिया, जिसमें कॉमन एरिया भी है, आपका कारपेट एरिया भी है, और उसके अलावा वो एरिया भी है जिस एरिया का इस्तेमाल जो है आप रोड से वहां तक पहुंचने के लिए कीजिएगा। रोड से आप उस जगह जब आते हैं, कोई विला वगैरह या टाउनशिप होता है, तो देखते हैं पहले इंटरनल रोड वगैरह होते हैं, पार्क होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, या कहीं पे कहीं मंदिर मस्जिद, ये सभी बना दिया जाता है। कहा वो सब किस में आ गया? प्लानिंग एरिया का पार्ट हो गया। तो प्लानिंग एरिया आपको बताया जाएगा। आप क्या आप अवेल कर सकते हैं? आपको बताया जाएगा जो आपका कारपेट एरिया है और जो कॉमन एरिया है, और अगर उसमें से किसी भी चीज में आपके साथ धोखा हुआ, उसी चीज के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोविजन दिए हुए हैं कि कॉमन एरिया कह के भी जो है वो, अगर वो चीज कॉमन एरिया, हाँ आपको कारपेट एरिया में हर चीज मिला, जो जो आपने बोला था कि इटालियन ये तो ये वो तो मेटलवुड फिनिशिंग, जो जो आप बोल सकते सब कर दिया, लेकिन जो है वो कॉमन एरिया में लिफ्ट जो है वो घटिया लगाया, या लिफ्ट लगाया ही नहीं, जबकि बोला था लिफ्ट रहेगा। तो लिफ्ट आपका जो है वो प्लान का पार्ट, प्लानिंग एरिया के पार्ट में आएगा या नहीं आएगा? आपको जो है वो पार्किंग जैसा चीज सही नहीं दिया, सीढ़ी सही नहीं बनाया, स्टेयर वगैरह, जबकि कारपेट एरिया बिल्कुल सही है। आपको जो बोला वो कर दिया। कहा नहीं, हम तीनों लेने के लिए क्या है? एलिजिबल हैं। प्लानिंग एरिया जो बोला वो वैसा ही होना चाहिए, कारपेट एरिया वैसा ही होना चाहिए, और जो कॉमन एरिया है वो वैसा ही होना चाहिए। प्रमोटर कौन हुआ? प्रमोटर वो पर्सन हुआ जो या तो प्लॉट, अपार्टमेंट या टाउनशिप को डेवलप करने के लिए स्टेप लेता है, वो क्या कहलाया? प्रमोटर कहलाया। और हम और आप क्या कहलाएं? अलॉटी, जो वहां जाकर के जो है वो स्पेस क्या करना चाहते हैं? एक्वायर करना चाहते हैं। रियल एस्टेट एजेंट वो हुआ जो मीडिएटर की तरह काम करे, इंटरमीडियरीज की तरह काम करे, जो प्रमोटर और अलॉटी के बीच में ट्रांजेक्शन्स को क्या करे? फुलफिल कहलाए। इसके लिए वो बिल्कुल अलाउड है कि वो आपसे रीजनेबल चार्जेस क्या कर सकता है? ले सकता है, वो कमीशन ले सकता है, आपसे भी ले सकता है, और किससे ले सकता है? प्रमोटर से। लेकिन जो भी वो लेगा साफ तरीके से एग्रीमेंट में क्या रहेगा? लिखा रहेगा। इसी को आप ब्रोकर कह दीजिए, मिडिल मैन कह दीजिए, या फिर प्रॉपर्टी डीलर कह दीजिए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट जो आपके जमीन, प्लॉट, मकान, टाउनशिप, कमर्शियल एरिया से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या कह देते हैं? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कह देते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब, सैंक्शन प्लान का मतलब होता है आपके जो है वो प्लान जिसको अथॉरिटी ने क्या कर दिया है? सैंक्शन कर दिया। जरूरी नहीं है आपने कंप्लीट प्लान दे दिया कि इतने बड़े एरिया में होगा, इतना पार्क होगा, इतना रोड होगा, रोड से इतनी दूरी पे होंगे, इतना कॉमन एरिया होगा, उसमें ये चीज लगे होंगे, फायर फाइट इक्विपमेंट होंगे तो उसमें लिफ्ट होगा, 2 नहीं 4 लिफ्ट होगा, इतने लोग हैं इसलिए ये होगा, अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए तो हमने 2-2 तरह की सीढ़ी बनाई हुई है, और साथ ही साथ हमने बहुत ऊंचाई पे जब लिफ्ट जाए तो वहां हमने ऑक्सीजन जैसा ये भी लगाया हुआ है ताकि लिफ्ट में जो है वो सफोकेशन ना हो। कह रहे ये सब आपका जो है वो प्लान है।
वंस इट विल गेट सैंक्शन बाय द अथॉरिटी देन इट इज कॉल्ड सैंक्शन प्लान। और जब तक प्लान सैंक्शन नहीं होगा, एक तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, ध्यान से, प्रमोटर हैं रजिस्टर कीजिए, उसके बाद प्लान दीजिए, वो प्लान क्या होगा, सैंक्शन। उसके बाद उस प्लान को रेरा के वेबसाइट पे जाकर के लिस्ट कीजिए, तब जाकर के लोगों को क्या दीजिए, इनविटेशन। देखिएगा यही 3 स्टेप हम जानेंगे, खुद को रजिस्टर, प्लान को सैंक्शन, सैंक्शन प्लान को भी ऐसे नहीं एडवर्टीजमेंट शुरू, किसके द्वारा होना चाहिए, किसके साइट के द्वारा, रेरा के ही वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन कीजिए, आपको लॉगिन आईडी मिलेगा जब आपको जो है वो लाइसेंस दिया जाएगा, और उसके जरिए आप जाकर के उस साइट पे जाकर के जो है, और जब तक रेरा के साइट पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको पहले ही बोल दिया गया कि उसी में करें, नहीं तो उसके बाद अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी जो है वो बेवकूफी कर रहे हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब हर जगह अलग अलग होता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही है, लेकिन कह रहे हैं कि फॉर द यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यानी कि अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहां के जो गवर्नमेंट है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सबके लिए अलग अलग है। दिल्ली चूंकि हमारा नेशनल कैपिटल भी है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ टेरिटोरियल गवर्नमेंट नहीं बल्कि कौन है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है। और स्टेट के लिए क्या है, स्टेट तो कुछ तो स्टेट होते हैं और कुछ आपके यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी में भी दिल्ली को छोड़ करके बाकी के केस में यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को कह दिया, और सेंट्रल के केस में सेंट्रल कह दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कहते हैं कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का बस ये है कि जब ये एक्ट आपका आया था, ये ऑलरेडी पुराना प्रोविजन है, आप कहेगा सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, आपके लिए एप्लीकेबल है थ्योरी के लिए, अदरवाइज ये रेलिवेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। टू नोटिफाई रूल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, तो एक्ट तो बहुत पहले आया, उसके कितने दिनों के भीतर, 6 मंथ्स के भीतर, तो कहा ये तो बीत गया। कहा कि टू इस्टेब्लिश रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब तो अथॉरिटी ऑलरेडी बन गया है, कहा था कितने दिन के भीतर, और 16 में ये एक्ट आया था इसलिए हमें समय दिया गया कहां तक का, 30 अप्रैल 2017, कहा गया इतने तक में कर लीजिए। तो ये पुराने सारे क्या हो गए आपके प्रोविजन, कहा कि जिसमें हमारे जो है वो चेयरपर्सन होंगे, मेंबर होंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपके एपलेट ट्रिब्यूनल भी होंगे। एक तो ट्रिब्यूनल हुआ और दूसरा क्या हो गया, एपलेट ट्रिब्यूनल, यानी जो अथॉरिटी है उनसे कोई गिला शिकवा है, आपको भी हो सकता है, आप अलॉटी हैं, आपने कंप्लेन किया, आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, आप कहां जा सकते हैं, एपलेट अथॉरिटी। जो प्रमोटर है उनको लगता है नहीं हमारे साथ बुरा हुआ, इतना कंपनसेशन नहीं होना चाहिए, तो वो भी जा सकते हैं। टू कंस्टिट्यूट रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड, कहा इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा लोगों को एजुकेट करने के लिए, जैसे इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाती है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ये भी क्या करेंगे, इस फंड के जरिए यहां जो पैसे होंगे उससे लोगों को एजुकेट करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, किस तरीके से करें ताकि सिक्योर रहे। इस्टेब्लिश सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, जिनका काम होता है कि रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी कानून बनेंगे, ये आगे बताऊंगा भी, जो भी कानून बनेंगे, जो भी पॉलिसी बनेंगे, उनको ध्यान से देखना, एनालाइज करना कि क्या इस समय के लिए ये कानून, ये प्रोविजन सही है या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आपका जो है वो तब तक जो है वो नहीं आ सकता जब तक वो क्या ना कर दिया जाए, देखिए साफ लिखा, ए प्रमोटर सेल नॉट एडवर्टाइज, हो गया। अब मार्केट कहिए, बुक कहिए, सेल कीजिए, ऑफर फॉर सेल कहिए, कह रहे जब एडवर्टाइज नहीं करेगा तो बाकी चीज तो और बाद में हो गया। कब तक कह रहे हैं, किसी भी चीज को जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्लॉट हो, हर जगह ये वर्ड रहेगा, प्लॉट जमीन का टुकड़ा, अपार्टमेंट या बिल्डिंग या और कोई भी तरीके से कोई भी पार्ट उसका क्यों ना हो, इन एनी प्लानिंग एरिया, प्लानिंग एरिया पूरा हो गया, उसके किसी भी हिस्से का कोई भी पार्ट क्यों ना हो। रजिस्टरिंग द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कब तक, जब तक आपको इस तरीके से परमिशन ना मिल जाए। पहला चीज आपको जो है वो एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन विथ रेरा, डॉक्यूमेंट दीजिए और अपने चीजों को रजिस्टर कीजिए। जब आप ये दीजिएगा तो ये अप्रूव किया जाएगा, ये क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। कितने दिनों के भीतर, 30 डेज में अप्रूव या रिजेक्ट। लेकिन जब भी रिजेक्ट किया जाएगा आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा या नहीं,
कहा ये हर जगह है। अप्रूव कर दिया गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया रेरा ने तो क्या करेंगे? वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत अपनी बात रखने का मौका देंगे कि भाई आप बताइए कि क्यों हम आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट ना करें, क्योंकि यहां हमें साफ साफ ये गड़बड़ी दिखती है। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेंगे, और क्या प्रोवाइड करेंगे? लॉगिन आईडी एंड उसके बाद आप रेरा के साइट पे जाकर के, आप प्रमोटर हैं, तब अपने प्रोजेक्ट को वहां लॉन्च कर पाइएगा और तब लोगों को वो दिखेगा, अदरवाइज लोगों को वो नहीं दिखेगा। जैसे आप कहीं भी अपने जो है वो फेसबुक या किसी पे कुछ लिखते हैं तो कब लिखते हैं? आप यहां बैठे हुए हैं, आपके फेसबुक पे कुछ लिखा जा रहा है या आप उसमें लॉगिन करते हैं? जब लॉगिन करते हैं तो उससे पहले लॉगिन आईडी क्रिएट करते हैं या नहीं? क्रिएट करने का राइट कौन देता है? वो अथॉरिटी। तो वैसे यहां पे कह रहे हैं कि पहले वो आपको अथॉरिटी देगा, लॉगिन आईडी देगा, वहां जाइए और तब चीजों को अपलोड कीजिए। प्रोजेक्ट एग्जम्प्ट फ्रॉम द एम्बिट ऑफ द एक्ट, इसका मतलब है कि जहां पे ये एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन जैसे चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मत पढ़िए ये, सीधे मुझे बतलाइए क्या सिचुएशन हो सकता है जहां पे हम बोलेंगे कि मत करो रजिस्टर, यानी लोगों को ठगने दें? इतना अच्छा तो एक्ट बनाया, सब कुछ ठीक किया, एग्जम्पशन देने की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि इसका मतलब कुछ ऐसा होगा जहां पे या तो किसी दूसरे एक्ट के दायरे में आता होगा, या ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जहां पे लोग म्यूचुअली नोन लोगों के कारण जो है उस जगह पे जाते हैं। इन्हीं दोनों चीजों को इन्होंने ध्यान रखा और कहा देखिए कितना एरिया है, 500 स्क्वायर मीटर में ही जो है वो प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसमें जो अपार्टमेंट है कह रहे हैं उसकी संख्या 8 से ज्यादा नहीं। इसका तो बहुत छोटा हो गया, बिल्डर्स का फ्लैट वगैरह हो गया जिसमें एक तरफ 4 एक तरफ 4 करके आप देखते होंगे एक फ्लोर पे 2-2 बना लेते हैं। इन केस ऑफ रिनोवेशन रिपेयर रिडेवलपमेंट कह रहे हैं सेम चीज, नया है तो भी और इसको क्या कर रहे हैं? रिनोवेट कर रहे हैं तो भी। वेयर द प्रमोटर हैज रिसीव्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट फॉर अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्रायर टू द कमिटमेंट ऑफ दिस, या कोई ऐसा जिसके इस एक्ट के शुरू होने से पहले उन्होंने क्या ले लिया था? ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले लिया था। भाई ये एक्ट 16 में आया, उससे पहले ही उन्होंने अप्रूवल ले लिया था जो उस समय कंसर्निंग था। तो कहा गया कि उनको अब दोबारा से यहाँ पे जो है वो रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोबारा से लॉगिन आईडी लेकर के जो है वो पोर्टल पे चीजों को डालने की जरूरत नहीं है। तो आपने खुद देखा छोटा जगह है, या तो बना रहे हैं या उसे क्या कर रहे हैं? रिनोवेट कर रहे हैं। 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं, और 8 से ज्यादा उसमें क्या नहीं है? अपार्टमेंट्स नहीं है। जब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, किस चीज के लिए? रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को क्या करने जा रहे हैं? रजिस्टर्ड करने के लिए। तो मुझे बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा? कह रहे हैं कि सबसे पहला ऑथेंटिकेट कॉपी ऑफ अप्रूवल एंड कनिशमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। पहले ये तो बताइए कि सैंक्शन हो चुका है तब ना रजिस्टर्ड, सैंक्शन हो चुका है, सब कुछ आपके नाम से है। आप ये तो बताइए कि आपने जो है वो प्रोजेक्ट के लिए प्लॉट वगैरह ले लिया है, उसका पोजीशन है जो चीजों को करने जा रहे हैं। ब्रीफ डिटेल इंक्लूडिंग आप अपना कंप्लीट नेम, एड्रेस, टाइप सब कुछ बतलाइए, एंड फोटोग्राफ ऑफ द प्रमोटर, कंप्लीट डिटेल दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। ए ब्रीफ डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय हिम, पिछले 5 साल में क्या गड़बड़ घोटाला किए, कितने प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किए, कितने सक्सेसफुल, कितने अनसक्सेसफुल, कितने का जो है वो स्टेटस पोजीशन के लायक है। यानी कि अगर 3 साल में बोला था दे देंगे, तो पिछले 5 साल में से कितने प्रोजेक्ट आपने 3 साल बोल करके 3 साल में दिया, या अगर नहीं दिया तो उसका स्टेटस इस समय क्या है? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें कुछ गड़बड़ लगा तो हम सैंक्शन नहीं करेंगे, हम रजिस्टर नहीं करेंगे। और अगर हमने पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं दिया, तो आप अपनी चीजों को बेच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर किसी और जगह से आप उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो लोगों को हमने बता दिया, एजुकेट करना भी हमारा काम है। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल वगैरह भी हमारे पास है जो लोगों को कहते हैं कि कोई भी साइट जब तक रेरा से अप्रूव ना हो तब तक उस साइट में किसी भी शर्त पे पैसा ना लगाएं। देखते हैं जो आपका ऐड आता रहता है, जागो ग्राहक जागो का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा भी था, एजुकेट करना होता है। सयानी रानी का यही है कहना, एमआरपी पे तोलमोल करके सामान लेना, जागो ग्राहक जागो। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि एमआरपी पे तोलमोल करके सामान लीजिए, गुणवत्ता की पहचान, आईएसआई मार्क का निशान। चिल्ला चिल्ला के गवर्नमेंट कह रही है जागो ग्राहक जागो, ग्राहक कहता है मैं और सोऊंगा, नींद बड़ी अच्छी आ रही है। अरे भाई वो कह रहे हैं कि देख के लीजिए कि आईएसआई मार्क का निशान है या नहीं है, आपको वो ना दिखता है फिर भी आप लेते हैं। आप ग्रीन और जो है वो रेड वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं,
गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर है या तो उस पर ग्रीन डॉट होगा या क्या होगा, और अगर नहीं है तो वो प्रोडक्ट आप मत लीजिए। आप देखते हैं हर जगह कहा हुआ है कि स्टार रेटिंग देख लीजिए, ये उससे मत पूछिए कि इसमें कितना बिजली कंज्यूम होगा। स्टार रेटिंग देखिए कितना स्टार मिला हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग देखिए कि 5 स्टार का मतलब कितना एनर्जी बचता है। तो कह रहे हैं सब कुछ तो हम आपको बता ही रहे हैं, फिर भी आप सामने वाले के बोलने पे भरोसा कर रहे हैं। वो इंसान जो अंगूठा छाप पढ़ना लिखना जाने, उसे ये भी नहीं पता है कि किस चीज को वॉट से कंपेयर करते हैं और वोल्टेज किस चीज को बताता है, उससे आप पूछ रहे हैं ज्यादा इसका बिल तो नहीं आएगा। बोलता है सर ये तो एकदम बढ़िया चीज, बिल्कुल बिल ही नहीं आता है इसका। अच्छा, तो कह रहे यही तो हम आपको कह रहे हैं कि सब कुछ हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप उसी प्रोजेक्ट में लगाए जो आपके लिए सेल है। साथ ही साथ कह रहे हैं प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क जो प्रपोज्ड है, मतलब 10 दिन में कितना होगा, 20 दिन में कितना होगा, 2 महीने में कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, कितने दिन बाद आप क्या करेंगे, पोजीशन दे देंगे, कौन सा वर्क किससे करवाएंगे, किस किस तरह का फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होगा, सारा का सारा आप क्या कीजिए इसमें डिटेल दीजिए। किस समय, जब आप सैंक्शन कराने के लिए जा रहे हैं, रजिस्टर कराने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप एक डिक्लेरेशन दीजिए और वो एफिडेविट में दीजिए। क्या दीजिए कि मैंने जमीन खरीद लिया है। आप देखिए आज के समय में ज्यादातर जो फ्रॉड हुआ है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वगैरह जो अपॉइंट हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो सेटिंग अप में आईआरपी का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि अगर आज के डेट में आप देखेंगे तो बड़े सारे गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। और उस गड़बड़ घोटाले के लिए हम जो है वो खास तरह से जो है वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स वगैरह जैसे को हायर किया गया है। नया कॉन्सेप्ट है, कहा गया कि उनको हम अपॉइंट भी कर ले तो वो कैसे रिकवर करके देंगे। जब गए तो पता चला कि लैंड जो बोला है कि ले लिया वो तो इनके नाम से है ही नहीं। तो मुझे एक चीज बताइए, बिल्डिंग बनाया नहीं, लैंड लिया नहीं, तो वसूलें क्या, कहां से लोगों के पैसे वापस करा दें। कहा कि उन्होंने तो कोई चीज लिया ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं एफिडेविट पे ये दीजिए कि आपने लैंड ऑलरेडी क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। अब आप कहिएगा सर एफिडेविट पे भी अगर झूठ दे दे तो इसका मतलब है कि नालायकी की हद हो गई। अगर मान लीजिए कि मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपने रिवीजन किया, तो आप कुछ नहीं बोलते। चलिए एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिवीजन किया, फिर भी आप झूठ करें हाँ सब पूरा किया है, तो ये नालायकी की हद नहीं हो गई। कह रहे हैं कि भाई गैरत भी नाम की कोई चीज है, इंसान में ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो इंसान को इंसान बनाता है। कह रहे हैं कि बंदा अगर ऐसा भी कर लिया तो हमने तो लिख दिया एफिडेविट पे अगर कुछ किया, एक तो रेरा का कॉन्ट्रावेंशन, दूसरा एफिडेविट पे झूठ बोला, तो इसके लिए जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब है कि हम उनको ज्यादा तरीके से क्या कर रहे हैं, कानून के दायरे में ला रहे हैं। साथ ही साथ दैट लैंड इज फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंस, भाई लैंड तो खरीद लिया लेकिन पता चला कि उसी जमीन को गिरवी रख करके बैंक से कर्ज लिए हुए हैं और कह रहे उसी जमीन पे क्या बनाएंगे, मकान। कल को कर्ज अगर नहीं दिया गया तो उस पे जो मकान बनेगा वो भी किसके कस्टडी में जाएगा, बैंक के। कह रहे हैं वो बतलाइए द टाइम पीरियड विद इन विच कंप्लीट होगा, इसके लिए आप जो है वो एफिडेविट दे दीजिए कि इतने दिन में हम जरूर क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। और 70% ऑफ अमाउंट जो आपने प्रोजेक्ट के लिए लिया है वो आपको सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल आप इसी काम के लिए करेंगे। बाकी 30% आप चाहें तो कोई इससे एंसिलरी वर्क में कर सकते हैं, लेकिन 70% का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी कोर प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा। बाकी 30% की थोड़ी लिबर्टी दी हुई है। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन जब दिया गया तो उस समय टाइमलाइन दे दिया गया जिस दौरान आपको क्या करना है, किसको हैंडओवर करना है, बायर को। जो अलॉटी होता है प्रोजेक्ट क्या करेंगे, हैंडओवर, बन गया आपका मकान, लीजिए। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड मे बी एक्सटेंडेड बाय अथॉरिटी ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय प्रोमोटर ड्यू टू व्हाट। देखिए फोर्स मेजोरी का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो उसके कंट्रोल में नहीं था, बाय द एक्ट ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इसकी गलती नहीं थी, गलती कह रहे हैं भगवान की थी। मतलब जहां पे प्रोजेक्ट बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, भूकंप आ गया, फिर से वो चीज टूट गया, फिर से बनाना पड़ रहा है। या बाढ़ आया हुआ है, देखिए भी इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में आया हुआ है। कह रहे हैं कि अगर बाढ़ आया हुआ है तो वहां पे तो चीज डूबा हुआ है, ऐसे में क्या वहां पे काम हो पाएगा, नहीं। तो जब काम नहीं हो पाएगा तो कह रहे हैं क्या ये उसके कंट्रोल में है, हर दिन जाए एक गिलास ले लेकर के पीता जाए तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, प्रमोटर और कैसे कम करेगा। कह रहे हर तरफ पानी भरा हुआ है। कह रहे इसी को तो तभी तो बोला फोर्स मेजोरी। अगर ऐसा है तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन
लेकिन नॉर्मल केसेस में आप नहीं कह सकते फंड खत्म हो गया। फंड खत्म होना फोर्स मेजोरी में नहीं आता है। फंड खत्म होना जो है वो आपका मिसमैनेजमेंट में आता है कि आप गड़बड़ किए हैं इसीलिए फंड क्या हो गया, खत्म हो गया। अदरवाइज जब आपने एस्टिमेशन ये किया था तो खत्म कैसे हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जाता है एक्सलेशन के कारण, दाम का बढ़ जाना। कहा दाम जो बढ़ता है वो एक लेवल में ही बढ़ता है, तो उसके लिए पहले से ही आप एक जो बफर अमाउंट अलग रखते हैं, इसीलिए इसमें कोई एक्सक्यूज आपको नहीं मिलेगा। द ऑथोरिटी में इन रीजनेबल सर्कमस्टांसेस विदाउट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रमोटर बेस्ड ऑन द फैक्ट, चाहे तो टाइम क्या कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं, लेकिन नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ, आपने कहा था 3 साल में देंगे, हमने सुनी आपकी बात, सारी बात सुनी, हमें ठीक लगा तो हम एक्सटेंशन दे सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन किसी भी शर्त पे 1 साल से और ज्यादा नहीं दें। कहा फोर्स मेजोरी के कारण भी 1 साल बहुत हो गया, लेकिन अगर हमें सही नहीं लगा, फोर्स मेजोरी था ही नहीं, तब देंगे 1 साल का नहीं, तब क्या करेंगे, फाइन पेनल्टी लगाएंगे कि जो चीज आपको करके देना चाहिए था वो दिया क्यों नहीं, आप पेनल्टी क्या करोगे, पे करोगे। एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड, अगर किसी ने दिया तो रिजेक्ट, इसका तो हमेशा एक्सेप्ट ही करेंगे। कहा कि रिजेक्ट नहीं करने का मतलब है कि हम रिजेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनकी बात को क्या करेंगे, सुनेंगे जरूर कि वो कहना क्या चाहता है, बिना सुने हुए नहीं करेंगे। तो आप देखिए ना, ये चीज हर जगह नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कुछ चीजों को समझ लीजिए ताकि आपका एक एटीट्यूड बन जाए लॉ में कि ये बातें तो हम कभी भी लगा ही सकते हैं, इन चीजों के लिए अलग से पढ़ना और नोट्स के लाइन को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमें अगर लगता है कि हमने आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया एक बार, एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें रजिस्ट्रेशन देने के बाद लगता है नालायक है ये, नालायक क्यों है, अनफेयर तरीके से लोगों को फिर क्या करना शुरू करते हैं, मिसलीड करना शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ ये है तो हमारे यहाँ वो है, हम और इतने दिन में करेंगे। आपने हमारे पास तो अलग बातें दी हैं कि 5 साल में होगा, लोगों को कह रहे हैं 2.5 साल में होगा, और ये पता चला। तो अगर कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस आप करते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन जैसा चीज करते हैं, तो ऐसे केस में क्या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता है? का जो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन दे सकता है वो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। और ये चीज यहां नहीं लिखा हुआ है, अगर यहां लिखा है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं लिखा रहता तो भी ये एप्लीकेबल होता। आप कहिएगा कैसे, जनरल क्लॉजेज एक्ट देखिएगा, आपको पढ़ाऊंगा जीआईजीएल में, अगला टॉपिक जो है वो वही रहेगा, मतलब जब आपका खत्म हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तब उसके बाद जो है वो देखेंगे कि जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है कि जिन चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है उन जगहों पे इसका मतलब यही समझना। तो उसी में ये लिखा हुआ है, वो लाइन आएगा, ध्यान रखिएगा, वहां मैं पूछूंगा कि कहां ये चीज बोला गया था। वहां ये बताया गया है कि जो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन दे सकता है वो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। सस्पेंड मतलब कुछ दिनों के लिए, और कैंसिल मतलब हमेशा के लिए। बस करेगा क्या, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। तो यहां तो ग्राउंड लिखा हुआ है, अनफेयर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उस केस में रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू प्रमोटर शैल नॉट बी रिवोक्ड, जब तक हम आपको कितने दिन का मौका नहीं दे देते हैं, 30 डेज का पहले नोटिस देंगे कि बताइए इन कारणों से हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं क्या करें, कैंसिल करें। अगर रिवोकेशन हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन, यानी कि खत्म कर दिया जाता है, तो वैसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में प्रमोटर को डिबार कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि अब वो कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, अब वो जो है वो लोगों के बीच में एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, कोई नया प्लान ला करके नहीं देंगे, क्योंकि उनका ये सारा सेवा क्या कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। लोगों के बीच में जाकर के किसी भी तरह के जो है वो बचे हुए पैसे को नहीं मांगेंगे, या जो डेवलपमेंट का काम बचा हुआ था ये नहीं कि उसको कैरी करना शुरू कर देंगे। कहा कि जो जहां था वहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू वर्क एज प्रमोटर अंडर रेरा। रेरा के तहत प्रमोटर है ही नहीं, तो आप चीजों को बना नहीं सकते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कंसिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑफ और ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये किसके ऊपर ऑब्लिगेशन कह रहे हैं, अथॉरिटी के ऊपर। क्यों कह रहे हैं अथॉरिटी के ऊपर ये रिवोकेशन, कह रहे हैं कि आप भी ध्यान रखिए कि जिनका रिवोकेशन आपने कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच में जाकर के क्या कर रहे हो, या तो जो है वो प्रोजेक्ट को बेच रहे हो या अपने कंस्ट्रक्शन के वर्क को
किए जा रहे हों। रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट, ये कौन हुए? कहा प्रमोटर तो वो हुए जो चीजों को बना रहे हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है। रियल एस्टेट एजेंट बेसिकली वो हैं जिनके मदद से आप तक ये चीजें क्या होती है, पहुंचती है। कहा इनको भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर, और जब तक ये रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक रियल एस्टेट एजेंट शैल नॉट फैसिलिटेट द सेल, बिल्कुल ही जो है वो ब्रोकर का काम नहीं कर सकता, रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकता है। इनको भी जब हम क्या करने जाते हैं, जब ये रिक्वेस्ट करने के लिए आते हैं अथॉरिटी के पास, तो अथॉरिटी शैल अपॉन सेटिस्फाइंग इटसेल्फ द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ग्रांट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन टू रियल एस्टेट एजेंट फॉर एंटायर स्टेट। अगर चाहें तो एक ही बार में उनको पूरे स्टेट में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क या जो भी रियल एस्टेट का वर्क है उसके लिए वो रियल एस्टेट एजेंट का काम कर सकते हैं। एक होता है एक एरिया में देना, दिल्ली के लिए दिया, एक वो पूरे दिल्ली के लिए दे दिया। रिजेक्ट द एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ क्या करके, रीजन राइटिंग में बतलाएंगे क्यों रिजेक्ट करें, हम क्यों आपको नहीं दे रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट बनने का, और आप उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेंगे। बड़ा सिंपल, देखिए ये सारी बातें बड़ा सिंपल है। अगर आप दिमाग को बॉदर ना करें और ये सोच करके करें कि ये भी एग्जाम में आएगा तो हमें क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। आप देखिएगा पूरा का पूरा जो 13 पेज अगर ये है 3 पेज में सिमट करके रह जाता है, जो बातें दिमाग में रखनी रहेगी। बाकी तो इसलिए बड़ा दिया हुआ कि बड़ा दिया नहीं रहेगा तो पढ़ कैसे पाइएगा, तब तो 2 लाइन होगा तो रटना पड़ेगा कि यही 2 लाइन हमें क्या करना है, लिखना है। इसीलिए जब बड़ा रहता है तो रटना, जैसे मैं इतना बोल रहा हूं, इतने बार बोल रहा हूं, तो इससे कम से कम आपको जरूर आ जाती है प्रमोटर कौन हुआ, प्रमोटर का काम क्या हुआ, रियल एस्टेट एजेंट क्या हुआ। देखिए ना, एक बार पहले पूरा कहानी सुना दिया, इससे तो बेहतर होता वो कहानी नहीं सुनाता, जब रजिस्ट्रेशन आता रियल एस्टेट एजेंट की तब बात कर रहे होते। तो इसीलिए ताकि ये बातें आपको क्या रह जाए, ध्यान रह जाए। तो प्रमोटर हो गया जो चीजों को करता है, रियल एस्टेट एजेंट क्या हो गया, इंटरमीडिएरीज की तरह हो गया, मीडिएटर की तरह काम करने वाला हुआ। ये वैलिड आपका जो होता है, इसमें कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब, जितने दिन के लिए कहा गया, 1 साल 2 साल 5 साल, ये तय करेंगे कौन, अथॉरिटी तय करेंगे, और उतने दिन के लिए वैलिड रहेगा। द अथॉरिटी में रिवोक द रजिस्ट्रेशन, कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं, सस्पेंड भी कर सकते हैं। किसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोटर। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट एजेंट। प्रमोटर का भी कर सकते हैं, हमने देख लिया, रियल एस्टेट एजेंट का भी। अगर जो है वो सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब इस दौरान किसी भी तरह का वो इंटरमीडिएरीज का काम नहीं करेगा, किससे जुड़ा हुआ, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ। और अगर कैंसिल कर दिया तो कभी भी नहीं करेगा। अब यहां पे फंक्शन किसका दिया हुआ है, और ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वो लोगों को सही बात बताएगा, अनफेयर तरीके से चीजों को पुट नहीं करेगा, चाहे वो पैसे देने वाली बात, प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन वाली बात, चाहे पेमेंट करने का मोड हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो कि इस प्रोजेक्ट में फाइनेंस हो जाता है, इस प्रोजेक्ट में आपको जो है वो फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा। अगर कमर्शियल नेचर का है, जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आप पैसे दे दीजिए, आपको इतने % का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक इतना और मिलता रहेगा। ये कोई भी बात सिर्फ क्या करे, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के तहत ना करे। ये वर्ड कुछ याद आ रहा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जब आपको पढ़ाया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तब बतलाया था। फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, अब यहां फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर में ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे 3 पेज या 1.5 पेज दिया हुआ है। एक बार पहले जो है वो क्रॉस कराता हूं, फिर दिखलाता हूं कि क्यों दिया हुआ, उसके पीछे वजह बतलाता हूं, ताकि आप सबको एक बार अगर पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो कहीं भी इसमें से 5-6 पॉइंट लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें से कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है वो जरा देखिए। पहले कह रहे हैं कि जहां भी आप डे वगैरह देखते हैं, जहां पे भी परसेंटेज और वैल्यू देखिएगा, वो बस याद रखिए कि उसको कहीं किसी और तरीके से पूछ ना लिया गया हो। ये सब क्या हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज मार्केट बुक। आप देखिए क्या रिपीटेशन नहीं है, कहा क्यों नहीं रिपीटेशन देगा, फंक्शन ही तो पूछ रहे हैं और ड्यूटीज पूछ रहे हैं किसके, प्रमोटर्स के। ये 70% वाली बात हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लॉगिन आईडी के बिना नहीं करेगा, ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वेब पेज पे चीजों को अप करेगा, ये हमने पढ़ा है या नहीं। अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करेगा। मुझे एक चीज बताइए, इसको रटना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ दिमाग में जो है तकरीबन 10 पॉइंट्स को रखना है कि अगर एग्जाम में आया तो हम लिखेंगे। यहां पे याद रखिए, अगर 3 मार्क्स के लिए भी आया तो 7-8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। रीजन,
मैंने आपको बताया था 3 मार्क्स हो 5 मार्क्स का हो, कितना लिखते हैं ये डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका कंटेंट कितना है। इसीलिए मैंने ये 3 पेज दिया ताकि आपको ये एहसास रहे कि ये 3 मार्क्स में भी पूछेगा तो 8-9 पॉइंट्स हमें लिखने रहेंगे, जबकि दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आपने सिर्फ 3 लाइन लिखा है, 4 मिल गए। इसमें जो है वो 3 मार्क्स का है, आपने 5 लाइन लिखे तो भी जो है वो आपको 2 नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट ज्यादा है, आपको और भी चीजों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो जो मैं गोला लगा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि वो डिजिट वाला है। देखिएगा अब यहां 30 डेज जैसा चीज आ रहा है, 5 ईयर के पीरियड तक हम उनका क्या देखेंगे, पुराना रिकॉर्ड देखेंगे। कह रहे हैं कि ये सारा चीज ध्यान रखिए। अच्छा ये एक बार देखिए, द प्रमोटर shall be obliged to rectify without further change within 30 days any structural defect and services। यानी आपको पोजीशन दे दिया इस बार, एक तो पोजीशन समय पे देगा, जो कहा था वैसा ही करके देगा या बोला था कुछ और करके कुछ और दे देगा। लेकिन जो इस बार दिया तो पोजीशन, लेकिन जो बोला था वो नहीं किया। बोला था हम इस तरह का फिनिशिंग देंगे वॉल में, वो वाला पेंटिंग नहीं कराया, व्हाइट वॉश करवा दिया। जबकि बोला था वो वाला बैक्टीरिया फ्री वाला करेंगे, दीपिका पादुकोण वाला, रणवीर कपूर वाला ऐड नहीं आता, एक बैक्टीरिया बचा हुआ है, तो उसने बोला था ऐसा वाला जो है वो क्या करेंगे, हम पेंट करेंगे। किया क्या, व्हाइट वॉश, थोड़ा नील डाल करके, 2 बूंदों वाला, आया नया उजाला, तो वो उजाला डाला और उससे जो है वो उजाला कर डाला। कह रहे अगर ऐसा कुछ है तो आप उनको कहिए और आपसे क्या करेंगे, वो रेक्टिफाई करेंगे, वो भी व्हाट, विदाउट एनी चार्ज, कोई भी पैसे नहीं लेंगे। हाँ लेकिन लिखा हुआ ही नहीं था कि वो वाला करेंगे। आप कह रहे नहीं आजकल बड़ा ऐड आ रहा है वो कर दो, कहा गया नहीं, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और सेल द डेवलपमेंट बॉट टू द नोटिस बाय अलॉटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ हैंडलिंग ओवर द पोजीशन। यानी कि यहां पे आप तो 30 डेज में कीजिए, जो भी उसका क्वालिटी, जो भी स्टैंडर्ड था उसको मिट कर दीजिए as per agreement of sale relating to such development brought to the notice of allotee within a period of how many years। ये नहीं कि हमने आज ही किया, तो 5 साल के दौरान मैं आपको कभी भी आकर के कहता हूं कि आपने बोला था क्या और किया क्या है, तो आपको कितने दिन में उसे ठीक करना होगा, 30 डेज में। मैं आपको कह सकता हूं 5 साल तक, 5 साल के बाद मैं नहीं बोलूंगा कि ये वाला पेंट क्यों नहीं किया, बोला गया कि नहीं। अब 5 साल बहुत रीजनेबल टाइम होते, घर का पोजीशन दे दिया गया और 5 साल तक पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या बोला था, उसने क्या बना दिया। 5 मिनट बैठ करके तसल्ली से नजर मार ले, खुद पता चल जाएगा कि क्या बोला था और क्या उसने करके दिया हुआ है। यहां तो समय कितना मिल रहा है, 5 महीने, 5 दिन, पूरे 5 साल मिल रहे हैं, बहुत लंबा टाइम होता है। अगर कोई पर्सन है जो एग्रीव्ड है और आप उसके चीजों को, डिफेक्ट को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, कंपनसेट कीजिए, क्योंकि वो चीज अब दोबारा ठीक नहीं हो सकता। आपने बोला था छत या किसी चीज को लेकर के, कह रहे हैं कि आपके लिए जो फ्लोर है, किसी के लिए वो क्या है, रूफ है, तो पता चला यहां पे कुछ करेंगे तो उनके सर पे गिरेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उनको कंपनसेट करेंगे, बोलेंगे कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कंपनसेट करेंगे। एलओटी के फेवर में सारा चीज एग्जीक्यूट करेंगे, उनको समय पे देंगे। प्रमोटर शैल बी लायबल टू बी पनिश्ड विथ इम्प्रीजमेंट। देखिए कितने दिन का फ्री लंच फ्री डिनर है, 3 साल तक का है, और फाइन जो कि कितना हो सकता है, 10% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि और पैसे नहीं देंगे, जो आपके पैसे वगैरह तो अलग बात है, ये तो सिर्फ फाइन के रूप में जो अथॉरिटी को देंगे। 3 साल तक का फ्री लंच फ्री डिनर फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा। और इसके अलावा जितना भी, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो 10 करोड़ तक का आपके ऊपर क्या लग सकता है, फाइन। लोगों के जो पैसे सूद समेत देना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो अलग है। ये तो वो पेनल्टी है जो अथॉरिटी के पास जाएगा, रेगुलेटरी बॉडी के पास जाएगा। राइट एंड ड्यूटी ऑफ व्हाट, अलॉटी। यहां पे देखिए दोनों ही बातें बड़ा सिंपल है। राइट तो समझ में आया, ड्यूटीज क्यों लिखा है अलॉटी का, हमारा ड्यूटी, इतनी मजाल, हम ड्यूटी करेंगे। कहा भाई ड्यूटी का मतलब है कि सबसे पहली बात आप भी अपना डिटेल सही दीजिए। आपने अगर पोस्ट डेटेड चेक वगैरह दिया तो वो क्या नहीं होना चाहिए, बाउंस नहीं होना चाहिए। समय पे आप भी पेमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप पेमेंट समय पे नहीं करेंगे या आपके जैसे और लोग नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। तो कहा गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन,
सही समय पे पेमेंट करना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपका राइट क्या है, जो आपको जो है वो उसने प्रॉमिस किया जिस तरह का उतने दिन में और उस क्वालिटी का मिलना चाहिए, उस स्पेसिफिकेशन का मिलना चाहिए, सिर्फ घर के भीतर ही नहीं, चाहे वो आपका कॉमन एरिया हो या फिर आपके भीतर कारपेट एरिया हो और या फिर आपका जो है प्लैंड एरिया का कोई भी एरिया हो जिसके बारे में जो बोला था। अगर बोला था कि उस पूरे एरिया में हम 100 पेड़ लगाएंगे, वो भी अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब आपका राइट है कि उनको क्या कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिया इसलिए था क्योंकि उन्होंने कहा था कि पूरे कैंपस में 100 पेड़ लगाएंगे, ग्रीनरी होगा वहां पे। कहा गया कि ये आपका राइट है। तो राइट बड़े आसान है, आपके पैसे या तो आपको फ्लैट दे, और इसमें यह भी आप लिख सकते हैं अगर उसने उस तरह से करके नहीं दिया तो 5 साल के भीतर आप अगर उनको कहते हैं तो 30 दिन के भीतर उसे ठीक करके देंगे। ठीक किया जाना संभव नहीं है तो क्या करेंगे, वो आपको कंपनसेट करेंगे। तो देखिए ना, घूम फिर करके सारा बात तो एक जगह पहुंच ही जा रहा है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था 3 ही 4 बात है, प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट और अलॉटी, तीनों के राइट्स और तीनों के ऑब्लिगेशन, और क्या इंतजाम जिससे जो है वो कोई चीटिंग ना करे, यानी कि हम और आप भी जो है वो अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करें ताकि प्रोजेक्ट क्या हो सके, तैयार हो सके। एवरी अलॉटी शैल टेक फिजिकल पोजेशन ऑफ अपार्टमेंट प्लॉट बिल्डिंग विद इन हाउ मेनी डेज, 2 मंथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये आपके तरफ से हो गया। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पे 2 महीने के भीतर आपको क्या करना है, 2 महीने के भीतर पोजीशन लेना है। फिजिकल पोजीशन का मतलब वहां जाकर के आपको चले जाना है, ताला लगा दीजिए, हो गया फिजिकल पोजीशन। आपको नहीं रहना है मत रहिए, लेकिन वहां का की हटेगा, आप अपना की लगा दीजिए, ये हो गया पोजीशन लेना। लेकिन कितने दिनों के भीतर, जिसने में अलॉट आपके जो है प्रमोटर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि मकान क्या हो गया है, तैयार हो गया, रेडी टू मूव है अब, तो आपके पास इस समय दिन दिखलाना है, समय दिखलाना है, पोथी पतरा कुरान जो करना है कीजिए। हर जगह लोग क्या करते हैं, दिन निकालते हैं, का वो कितने दिन में निकाल लीजिए। ये आपका ड्यूटी है या ऑब्लिगेशन, एक ही चीज है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन। राइट है ये, कहा गया राइट में बदलना चाहे तो राइट है, लेकिन ये आपका ऑब्लिगेशन हुआ कि 2 महीने में जाकर के क्या कीजिए, पोजीशन लीजिए। एवरी अलॉटी शैल पार्टिसिपेट टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वेंस डीड। जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, साइन वगैरह करेंगे या नहीं, आप जो है सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे या नहीं, कहा बिल्कुल ये आपका ड्यूटीज है, आपको ये करना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्रोविजन तो आपने सारे पढ़ लिए, लेकिन अब ये तो देखिए कि किनके डर से ये सारा कार्यक्रम होगा, कौन से वो अथॉरिटी होंगे इस एक्ट में। कहा कि एक चेयरपर्सन और नॉट लेस देन 2 होल टाइम मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किन मामलों को देखने के लिए, रियल एस्टेट के मामलों को देखने के लिए। जो चेयरपर्सन मेंबर होंगे, कहा कितने दिनों के लिए होंगे, कहा या तो उनका एज जो है वो 65 साल हो जाए और या फिर उनकी सेवा कितनी साल हो जाए, 5 साल। कहा कि दे मे बी रीअपॉइंटेड, लेकिन एक बार में 5 साल के लिए, और एज कितना तक, 65। कह रहे हैं कि किसी भी पर्सन को चेयरपर्सन या मेंबर की तरह क्या करने से पहले, अपॉइंट करने से पहले, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी है तो क्या, दिल्ली वाला है तो क्या, कह रहे हैं कि ये देख लेंगे कि उनका जो भी फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दैट इज हार्मफुल फॉर हिज फंक्शन एज मेंबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा भी जो है वो प्रोजेक्ट है जिसमें उनके अपने पैसे लगे हुए हैं, जहां वो प्रमोटर के तौर पे हैं, अपना कुछ पैसा लगाया है। कह रहे हैं ये सब देखने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, चेयरपर्सन या मेंबर बनाएंगे। अगर मान लीजिए उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है प्रमोटर की तरफ रहा, किसी प्रोजेक्ट में पैसे रहे, तो ऐसे केस में वो अनबाइस्ड होकर के कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। चेयरपर्सन और मेंबर कितने दिन के लिए अपॉइंट होते हैं, 5 साल, या एज कितनी। कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि उनको बिना जो है वो उनका कार्यकाल पूरे हुए, क्या हम उनको पूरे राजकीय सम्मान के साथ लात मार करके पहले निकाल सकते हैं, लात मार के नहीं। कहने का मतलब बस ये हुआ, हम उन्हें उनके समय से जो है वो पहले क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये ग्राउंड, ये वही सारे ग्राउंड है जो ग्राउंड मैंने आपको किसी एक्ट को पढ़ाते वक्त बताया था, और वहां भी जो है वो चेयरपर्सन और मेंबर के लिए सेम ही चीज बताया था। बताइए कहां, किसी और एक्ट को पढ़ाते समय वहां जो अथॉरिटी थे उनके लिए भी यही ग्राउंड था, इसी तरह का ग्राउंड था। और वहां भी रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सेसेशन ऑफ ऑफिस को लेकर के भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी।
अब आपको बताना है वो जगह क्या था, समय 30 सेकेंड, सोचिए, जिनको याद आ जाए हाथ उठाइए, बताइए, वरना मैं पानी भर रहा हूं, चुल्लू भर दूंगा। अरे फ्लैशबैक में जाइए, सोचिए तो कितने एक्ट पढ़े हैं, उस एक्ट के ऑथोरिटी को थोड़ा रिकॉल करना शुरू कीजिए, ये तरीका है। बताइए। किसमें? हाँ जी, वाइट, भेड़ बकरी, बड़े सारे हैं, बताइए किस एक्ट में? सोच के देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था या कंपटीशन एक्ट था? कंपटीशन एक्ट था, जहां हमने सेम ग्राउंड देखा था और यह भी देखा था कि इस दौरान जो भी पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट हैं उसके पास वो 5 साल के बाद भी, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो भी 2 साल तक वहां काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट का है तो ये 2 साल एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे खा पी के पचा जाइएगा तो फिर जो है वो क्लास 2-3 का पढ़ाई शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए, एक ही हैज बीन एडजर्ज्ड एज इंसॉल्वेंट, क्या हो गया हो इंसॉल्वेंट, हर जगह ये ग्राउंड हर केस में एप्लीकेबल है। कोई भी अथॉरिटी अगर अपॉइंट होता है, कोई चेयरपर्सन बनते हैं, मेंबर बनते हैं। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, कौन सा? मोरल टर्पिट्यूड, और एग्जैक्टली सेम लाइन मैंने आपको बताए थे। हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, कुछ याद आ रहा है फिजिकली मेंटली कि बताया भी था कि अगर उसके पैर कट गए तो नहीं, क्योंकि उसे तो फैसला सुनाना है। हाँ, लेकिन दोनों हाथ ही कट गए तो जरूर अब जो है वो इल हो गया। या किसी भी तरह से जो है आपका ऐसा इंटरेस्ट आ गया जो क्या कर रहा है, आपके काम को अफेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है। हैज सो अब्यूज हिज पोजीशन, मतलब सीधी सी बात है, पैसे लेकर के आप काम कर रहे हैं, ब्राइड वगैरह ले रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट, कहा गया कि बस 5 ही साल, उसके बाद ये जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। कहा क्यों नहीं करेंगे, लेकिन इनको कहा गया कि एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट, कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा कहीं भी आप एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। किनके पास? जो पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट रहा है, जिनके फैसले आपने सुनाए हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप चेयरपर्सन मेंबर से तो क्या कर रहे होंगे, वहां हवन कर रहे होंगे या फैसला सुना रहे होंगे। तो चाहे फेवर में सुनाइए या अगेंस्ट में, जिनको आपने इस 5 साल के दौरान ड्यूरिंग द टेन्योर, जो भी पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट वहां रहे, उनके पास आप काम करने नहीं जा सकते हैं। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस ही हैड सीन, इट इज नॉट एप्लीकेबल, कब? इन एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अगर है तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं है तो उन जगहों पे नहीं जा सकते जिनको लेकर के आपने कोई फैसला क्या किया है, सुनाया है, चाहे फेवर में हो चाहे क्या हो, अगेंस्ट में हो। कह रहे फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, कह रहे ये बिल्कुल वही चीज है जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। भाई क्या यहां पे ये फंक्शन कर रहे हैं? कहा सबसे पहले तो प्रमोटर, एक आपका हो गया रियल एस्टेट एजेंट और एक आप अलॉटी हो गए। इन तीनों के लिए गाइडलाइन दिया हुआ है कि कैसे वो रजिस्टर्ड होंगे, कैसे चीजों को क्या करेंगे, लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, तब उस चीजों को वो क्या करेंगे, एडवर्टीज करेंगे। रियल एस्टेट एजेंट कौन होगा, कैसे जो है वो अपॉइंट होगा, ये सब प्रमोशन के लिए ही तो कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर को। तभी तो लोगों को इसमें क्या आएगा, भरोसा आएगा कि भाई अगर कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो वो फुल प्रूफ है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ घोटाले की संभावना नहीं है। एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर, एडवोकेसी का मतलब होता है, अच्छा रुकिए जरा, मैंने आपको एक वर्ड एडवोकेसी से रिलेटेड बोलना नहीं है, पहले भी बताया है। आपको वो वर्ड पूरा करना है कि एडवोकेसी एग्जैक्टली क्या था, और वो क्या था एडवोकेसी वर्ड, किस चैप्टर में हमने पढ़ा था। समय 30 सेकेंड सोचने का शुरू होता है अब। भाईचारा भी नहीं, बहनचारा भी नहीं,
खुद से सोचिए और बताइए। जिनको याद आ गया है हाथ उठाइए। एक्ट पहले याद आया, कहां पढ़ा था, किस एक्ट में? किस एक्ट में पढ़ा था? पता है नवरात्रा में बहुत जगहों पे बलि भी दी जाती है। शुभ दिन है। कंपटीशन एक्ट में हमने पढ़ा था कंपटीशन लॉ एडवोकेसी, जिसमें हमने देखा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा गया कि जब भी कोई भी जो है वो लॉ बनाएंगे, किससे रिलेटेड, कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, तो सीजी उनको ओपिनियन उनसे पूछेगी। जब उनसे ओपिनियन पूछा जाएगा तो वो ये नहीं बोलेंगे पिछले बार भी तो मैंने सुझाव दिया था, मेरे बात को नहीं माने थे, इस बार नहीं दूंगा। बोलेगा कि नहीं, जब भी उनसे सुझाव मांगा जाएगा 60 दिन के भीतर उन्हें अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है उन्होंने ओपिनियन दिया और ठीक उसका उल्टा किया सीजी ने, उनके बात को नहीं माना और पॉलिसी कुछ और बना दिया। कहते हैं कि सीजी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी दिया हुआ क्या है, ओपिनियन है, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वैसे यहां पे कह रहे हैं, यहां पे हमारे पास जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये जब भी कोई भी जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी कानून बनाएंगे, तो सोचिए रियल एस्टेट के लिए एक्सपर्ट तो यहाँ के अथॉरिटी है ना, तो उनसे बोलेंगे कि कैसे रूल रेगुलेशन बनाए, तो उनको कितने दिन के भीतर जवाब देना है। इसीलिए बोलता हूं एक चीज को पढ़े रहिएगा तो आसान हो जाता है, वो बिल्कुल सेम ही 60 डेज दिया हुआ है। आपने जो कहा क्या ये बाइंडिंग है सीजी के ऊपर, यही चीज तो आपको वहां था, कंपटीशन लॉ एडवोकेसी नाम था, जिसमें हमने पढ़ा था स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपनीज करके देखा था कि क्या क्या जो है वो सीसीआई जो है वो स्पेशल जो है वो प्रिविलेज प्रोवाइड करती है। पावर ऑफ अथॉरिटी, किस किस तरह का इनके पास पावर है, कहा कि इनके पास वो सारे अधिकार हैं जो सिविल कोर्ट के पास हैं। अब याद कीजिए आप, हम लोगों ने जेआईजीएल में जब पढ़ा था स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यही तो हमने यही वर्ड बोला था कि ठीक है क्वासी जुडिशियल बॉडी जरूर है, प्रोसीजर इनके जरूर अलग हैं, लेकिन इनको वही सारे अधिकार दिए गए जो किनको दिए गए हैं, सिविल कोर्ट को। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि फलाने फलाने डॉक्यूमेंट हमारे सामने लाया जाए, गवाह को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए और उसको बोला जाएगा कि कसम खा के कहो, गीता पे हाथ रख के कहो, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं। कहा कि वही सारा नाटक जो सिविल कोर्ट करता है वो नौटंकी ये भी कर सकते हैं, बस इनके प्रोसीजर और तरीके क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। समनिंग, यानी कि अगर किसी को जो है हमने बुलावा भेजा तो उसको समन बोलते हैं, उस बुलावे पे नहीं आया तो वारंट भेजते हैं। वारंट का मतलब है कि पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसे पूरे राज के सम्मान के साथ खींच करके लाती है और तब उनसे पूछा जाएगा। विटनेस को क्या करना है, एग्जामिन करना कि कहीं जो है वो खरीदा हुआ तो नहीं है, मतलब फैब्रिकेटेड तो नहीं है, झूठा विटनेस तो नहीं है, डॉक्यूमेंट तो फॉल्सिफाइड नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिविल कोर्ट करती है। पावर टू इशू एंट्रीम ऑर्डर, यानी कि अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, उस बीच में जो ऑर्डर देते उसको क्या कहते हैं, एंट्रीम ऑर्डर, इनके पास पावर है। पावर ऑफ अथॉरिटी टू इशू व्हाट, डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं कि अभी ये करो, अभी ये करो, इस दौरान जिस दौरान हम क्या कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, उस दौरान फिलहाल आप ये करते रहो, पहले इतना तो कंस्ट्रक्शन करते रहो, तब तक हम सुनवाई जारी रखते हैं। या लोगों के पैसे अभी लेना बंद कर दो, अगला कोई ईएमआई किसी से मत लो जब तक हम ये चीज कंक्लूड नहीं कर लेते हैं कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि द ऑथोरिटी में एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड, जब इन्होंने फैसला सुनाया उसके कितने दिनों के भीतर, 2 साल के भीतर, रेक्टिफाई एनी मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम हिम ऑन रिकॉर्ड। अगर इनके सामने वो चीज आया कि कुछ मिस्टेक हो गया था तो ये खुद से उस मिस्टेक को कितने दिन के भीतर, 2 साल के भीतर अगर कोई मिस्टेक आया तो उसको ये रेक्टिफाई कर सकते, किसी के जो है वो किसी तरह के परमिशन या किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है।
कि कर रहे थे, इन्हें बाद में लगा कि अरे ये तो मिस्टेक था, ये ऐसे होना चाहिए था, तो उसको क्या कर सकते हैं, एक हुआ कि लोग पहुंचे तब, और एक हुआ कोई नहीं पहुंचे तो भी सुओ मोटो उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील हैज बीन प्रिफर्ड अंडर दिस एक्ट। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं मामलों में जिस मामलों में क्या नहीं हुआ था, अपील। आपने कोई फैसला सुनाया था और उसको ऑलरेडी क्या कर दिया गया था, चैलेंज कर दिया गया था। तो अब ऐसे केस में आप 2 साल के भीतर अगर आपको लगता भी है गड़बड़ है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। अरे भाई गड़बड़ तब ना आप ठीक करेंगे जब आपके गड़बड़ के अगेंस्ट अपील नहीं किया गया है। तो अगर अपील कर दिया गया तब ये राइट आपके पास नहीं है, लेकिन अगर अपील नहीं किया गया और आपको खुद लगता है कि जो मैंने किया था इसमें ये थोड़ा मिस्टेक था, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्या करेंगे भाई, नया जो है वो रेगुलेशन बनाएंगे, रियल एस्टेट एजेंट को जो है वो क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, प्रमोटर को रजिस्टर्ड करेंगे, रेगुलेट करने के लिए नए पॉलिसी बनाने रहे तो पॉलिसी बनाएंगे, रेगुलेशन बना रहे तो रेगुलेशन बनाएंगे, प्रोसीजर बनाने रहे तो प्रोसीजर बनाएंगे, उन रेगुलेशंस को नोटिफाई करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि आपके लिए ये फैसिलिटी क्या है, दिया हुआ है, इसको आप अवेल करें, पोर्टल पे जाकर के चीजों को देखें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो इसलिए बनाया गया ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड जितने भी तरह के पॉलिसी और चीज बने वो जो है वो किससे परमिशन लेकर के बने, परमिशन का मतलब है कि उनके ओपिनियन से बने, उनके सुझाव से बने, किनके, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। इसलिए इसमें इन्होंने जिन लोगों को शामिल किया है, जिन जिन लोगों को इसमें अपॉइंट किया है, वो सारे वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट पीपल हैं जिनको रियल एस्टेट का कहिए, और या फिर कहिए कि जो है वो पॉलिटी का, और या फिर कह दीजिए कि एजुकेशन का बहुत अच्छा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। उन्हीं लोगों को यहां क्या बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू एडवाइज किनको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहा जो एडवाइस देने का काम करेगा उनको जो है वो क्या होना चाहिए, खुद तो इस तरह का होना चाहिए कि वो एडवाइस दे सके। कहा किस किस मामले में एडवाइस देंगे, कहा रियल एस्टेट से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, चाहे क्या करना, प्रोटेक्ट करना जो पीपल हैं उनको, या ग्रोथ करना, या और डेवलप करना इनसे रिलेटेड किसी चीज में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी व्हाट, चेयरपर्सन, जिनको मंत्रालय मिला है किसका, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग। जैसे देखते हैं अलग अलग मामले, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हम किसी को देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी को देते हैं, एचआर देते हैं। यहां पे कौन सा है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग के जो आपके जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे पर्सन हुए वो क्या कहलाएंगे, चेयरपर्सन। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में देखिए कौन कौन से लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। आप देख लीजिए कंज्यूमर अफेयर्स को भी डाला, क्यों डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप कंज्यूमर ही तो हैं। तो इतने सारे लोगों को जब डालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्योंकि एजुकेशन का काम है, नीति आयोग जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉलिसी बनाती है, नेशनल हाउसिंग बैंक, अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा 5 रिप्रेजेंटेटिव कहां से होंगे, जो रोटेट होता रहेगा, आज इस स्टेट का, कल उधर का, परसों उधर का, ताकि हर स्टेट में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होता रहे पॉलिसी में। अगर मान लीजिए कहीं पे ज्यादा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रहा है तो वो मेंशन करेंगे कि इसके लिए स्ट्रांग लॉ बनना चाहिए क्योंकि फलाने स्टेट में इस तरह का एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है। 5 रिप्रेजेंटेटिव कहां से, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो भी क्या होते रहेंगे, चेंज। जो ऑलरेडी जो है वो अथॉरिटी थे उनको रखेंगे। आप खुद देखिए, एक तो फाइनेंस, आपके जो है वो अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इतने सारे लोग इन लोगों को रख रहे हैं, कंज्यूमर अफेयर्स, और दूसरी तरफ उन लोगों को भी रख रहे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तीसरी बात कह रहे हैं कि आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के भी लोगों को रख रहे हैं। कहा कि इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन बनाया है कि यहां पे उन सारे बातों को वो रिड्रेस कर सके और उन सारे बातों को एनालाइज कर सके। एक विजन भी तो जाना चाहिए, फाइनेंस वाले का विजन कहीं और जाएगा, लीगल वाले का उस एंगल से जाएगा, कंज्यूमर वाले का जाएगा कि नहीं उसके बाद भी अगर धोखा दे दिया तो इन सारे चीजों का ध्यान रख करके ही पॉलिसी बन सकता है। नॉट मोर देन व्हाट 10 मेंबर टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंज्यूमर,
रियल एस्टेट एजेंट, इन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। सबका दुख तो सुना जाए, कंज्यूमर में से भी कुछ हो, कुछ रियल एस्टेट एजेंट भी जो बोले कि सारे कानून तो आप बना रहे हैं, लेकिन इस केस में तो कोई रियल एस्टेट एजेंट ही नहीं बनना चाहेगा। कोई बोलेगा कौन आना चाहेगा इस बिजनेस में, आप इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाएंगे। कहा गया कि सबके बातों को सुनिए, अलॉटी के भी बातों को सुनिए, प्रमोटर की बातों को भी सुनिए, रियल एस्टेट एजेंट की बातों को सुनिए जो मेन 3 पीपल हैं। इसके अलावा आप उन लोगों की भी बातों को सुनिए जो एक्सपर्ट है, जो देश का डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सबके ओपिनियन को रहने दीजिए। रियल एस्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल, सुन के ही लगता है कि अगर हमें कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिब्यूनल से कोई शिकायत है, रेरा से, तो हम कहां जाएंगे? एपलेट ट्रिब्यूनल में। कहा गया कि एपलेट ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन होंगे और कम से कम 2 लोग होंगे, जिनमें से देखिए कह रहे हैं कि 1 शैल बी व्हाट, जुडिशियल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। याद कीजिए, हम लोगों ने जब ट्रिब्यूनल भी पढ़ा था तो आपको बताया था जुडिशियल वर्क और टेक्निकल वर्क 2 अलग अलग वर्क होते हैं। ठीक है, लॉ की समझ है आपको तो आप जुडिशियल चीजों को देख सकते हैं, लेकिन अगर मामला इस चीज का है कि घटिया किस्म का मकान है, तो भाई उसको जो है वो ऐसे करके कुछ करते हैं, उसमें से रेत बालू ईंट निकाला जाता है और चेक किया जाता है कि ये कितना बालू, इसमें कितना रेत है, बालू जिसको कहते हैं, और कितना सीमेंट मिलाया गया है, क्या रियल स्पेसिफिकेशन है, सरिया छड़ जो यूज किया गया है वो किस क्वालिटी का, कितने दिन में जंग लग जाएगा, आपने पैसा कितना लिया और किस अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को डाला है, इसको कैसे जज करेंगे? आप तो जुडिशियल पर्सन है। तो कहा इसके लिए हमें चाहिए जो सिविल इंजीनियर होंगे। तो इसीलिए टेक्निकल मेंबर की भी क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। टेन्योर कितने दिनों का होगा? मेंबर का 5 साल का या कितना एज हो जाए, लेकिन चेयरपर्सन के लिए टेन्योर तो 5 साल का ही, लेकिन मैक्सिमम एज कहां तक दिया हुआ है? 67। कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई गिला शिकवा है तो वो आ सकता है कितने दिन के भीतर? 60 दिन के भीतर। लेकिन कह रहे हैं कि अगर नहीं आया तो ऐसे केस में वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, चाहे तो उनको जो है वो एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये हर जगह है, लेकिन किस ग्राउंड पे देंगे? कुछ ऐसा चीज जो उनके कंट्रोल से क्या था, बाहर, ये ग्राउंड बताना पड़ेगा। हैज टू एजुकेट सच केसेस विद इन हाउ मेनी डेज? जरा सोचिए, 60 दिन में, मुझे बताइए 60 दिन में अपील वगैरह में फैसला आ जाता है? तभी तो यहां पे ये बनाया गया। आप देखिए जितने भी स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल बनाए जा रहे हैं, पर्पस क्या है? ताकि जो है वो फटाफट काम हो सके, स्पीडी मैटर में काम हो। सिविल कोर्ट हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन ऑन सच मैटर। बात भी सही है। सिविल कोर्ट देखिए ना, एनसीएलटी वाला भी हम लोग पढ़ रहे थे तो नहीं देखा था, जहां पे स्पेशल ट्रिब्यूनल आपने बनाया है, अगर उस स्पेशल ट्रिब्यूनल की जगह आप किसी और को फिर से सिविल कोर्ट में ही चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? हमें तो उतना ही टाइम लग गया। इफ एनी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड टू, कहां फाइल कर सकता है? कह रहे हैं हाई कोर्ट में जा सकता है। पहले तो गया अथॉरिटी के पास, ट्रिब्यूनल में, वहां भी नहीं पसंद आया तो 60 दिन के भीतर कहां? एपलेट ट्रिब्यूनल। वहां भी नहीं आया तो कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। कितने दिनों के भीतर? 60 डेज। लेकिन जब भी आप जाएंगे, यानी प्रमोटर अगर अपील कर रहा है एपलेट ट्रिब्यूनल में, उसको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? पेनल्टी का कम से कम 30% या जितना और ज्यादा बोला जाएगा। ऐसा इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पेनल्टी नहीं देने के लिए आपने बस एक ढाल बना लिया हो, क्या करना? अपील करना। और हमारे देश में ये बहुत ज्यादा होता है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था जेआईजीएल में कि हम अगर सिर्फ इस चीज के लिए अपील में चले जाते हैं कि अभी तो कुछ दिन प्रोसीडिंग रुक जाए, कहा गया ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये प्रैक्टिस हमारे देश में बहुत ज्यादा होता है। कोई भी मामला देखिए बिना सुप्रीम कोर्ट तक में गए हुए जो बड़े लोग होते हैं वो तो रुकते ही नहीं। छोटे लोग को तो खैर जो नीचे का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही बोल दिया वही मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उससे ज्यादा पैसे ही नहीं है कि आगे की लड़ाई क्या कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। लेकिन चाहे मामला सलमान खान वाले केस का हो, संजय दत्त वाले केस का हो, अंतिम में जाकर के जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आता है तब तक सजा नहीं। चाहे लालू यादव के चारा घोटाला का ही क्यों ना हो, पर कितने दिन से चलता आ रहा है। पहले जो है वो चला था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर पटना हाई कोर्ट में, तब फाइनली कहां गया? अब जब उसके बाद, अगर उसके बाद भी अपील कर रहा था तो कुछ दिन में मर भी जाते, और तब तक क्या नहीं आता? फैसला। और ऐसा हुआ भी है बड़े सारे केसेस। जैसे आप देखिए कितने स्कैम अभी पड़े हुए हैं जो सुनवाई चल रही है, उनमें से कितने निकल चुके, मस्त जी करके निकल चुके हैं। कह रहे हैं यहां पे उन्होंने क्या किया है, कहा है कि 60 डेज में फिर आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कह रहे ट्रिब्यूनल के क्या क्या पावर है? कहा कि
ये वही पावर है जो हर क्वासी जुडिशियल बॉडी के हैं। ये कहीं भी रटने की जरूरत नहीं, ये हर जगह है, चाहे वो एनसीएलटी हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल हो, चाहे किसी भी एक्ट में, वो सारे पावर जो किसके हैं, सिविल कोर्ट के हैं, जिसमें आपका था समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस एंड टेकिंग देम ऑन ओथ, सेंडिंग देम वारंट या एफिडेविट पे चीजों को लेना, विटनेस को एग्जामिन करना, चीजों को रिप्रोड्यूस करने के लिए कहना, कहा ये सारा पावर इनके पास है। कंपनी सेक्रेटरी का काम, ये आपका काम, एडवाइजरी रोल, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, गलती हो गई माफ कर दो, इसके लिए भी आप ही आएंगे, मतलब पार्टी के तरफ से आप जाएंगे। ड्राफ्टिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, जो प्रमोटर या रियल एस्टेट एजेंट जो रजिस्ट्रेशन के समय करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर कहां, ट्रिब्यूनल, या किसी को अगर रजिस्ट्रेशन लेना है रेरा में तो ये आप करेंगे। तो ये सारा कुछ किसके बारे में, रेरा के बारे में।